हेलो नमस्कार दोस्तों। सॉइल मैकेनिक्स हम पढ़ा रहे थे। सॉइल मैकेनिक्स में शॉर्ट नोट्स में हमने करवा दिया था, अगर लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यू दी हुई है तो टाइप ऑफ सॉइल बताना है कि सॉइल कैसी है, सॉफ्ट है या लिक्विड है या वेरी सॉफ्ट है या स्टिफ है। तो इसके आगे का आज हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हमने टेबल बताया था, अगर लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यू दी हुई है तो पूछता है टाइप ऑफ सॉइल कैसी है। तो अगर लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यू लेस देन वन है या लिक्विडिटी इंडेक्स की अगर वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगा, सॉइल कैसी होगी, लिक्विड सॉइल होगी। कैसी होगी, लिक्विड सॉइल होगी। अगर लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यू 0.75 से 1 है तो क्या होगी, सॉफ्ट सॉइल होगी। कैसी होगी, सॉफ्ट सॉइल होगी। उसके बाद में अगर लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यू वेरी सॉफ्ट होगी, अगर लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यू 0.50 से 0.75 है तो क्या होगी, सॉफ्ट सॉइल होगी। उसके बाद में अगर लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यू 0.25 से 0.5 है अगर, तो सॉइल कैसी होगी, तो सॉइल होगी मीडियम सॉफ्ट। कैसी होगी, मीडियम सॉफ्ट सॉइल होगी। अगर लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यू 0 से 0.25 है तो सॉइल हमारी कैसी होगी, स्टिफ सॉइल होगी, यानी हार्ड सॉइल होगी। कैसी होगी, स्टिफ सॉइल होगी। अगर लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यू लेस देन 0 है, 0 से बहुत कम है, तो कैसी सॉइल होगी हमारी, वेरी सेमी सॉलिड होगी। कैसी, सेमी सॉलिड। ये क्या होगी, सॉलिड हो जाएगी यानी स्टिफ। ये क्या हो जाएगी, सेमी सॉलिड हो जाएगी, सेमी सॉलिड। तो ये टेबल हमने इससे पहले करवाई थी। अगर लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, अगर 1 से ज्यादा है तो सॉइल हमारी लिक्विड सॉइल होगी, यानी उसमें पानी बहुत अधिक होगा तो लिक्विड की तरह बिहेवियर करेगी। अगर 0.75 से 1 है तो वेरी सॉफ्ट होगी। अगर 0.50 से 0.75 के बीच में है तो सॉफ्ट होगी। उसके बाद में अगर 0.25 से 0.50 है तो मीडियम सॉफ्ट होगी। उसके बाद में 0 से अगर 0.25 हो तो स्टिफ होगी, और 0 से कम है तो सेमी सॉलिड होगी। इतना हमने करवाया था। अब इसके बाद में आपको हम बताते हैं एक्टिविटी। उसके बाद में पूछता है एक्टिविटी की डिफिनीशन और एक्टिविटी का फार्मूला। तो एक्टिविटी का क्या होता है, एक्टिविटी इसको हम डिनोट करते हैं एटी से डिनोट करते हैं। एक्टिविटी क्या होता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिवाइड बाई प्लास्टिसिटी इंडेक्स PLAS, प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिवाइड बाई परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल, तो ये इसका फार्मूला होता है, परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल, यानी प्लास्टिसिटी यानी IP प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिवाइड बाई परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल, अब इसकी एक टेबल होती है जिसमें एक्टिविटी की वैल्यू दी होगी और टाइप सॉइल का पूछेगा। एक्टिविटी यदि दिया होगा, एक्टिविटी की वैल्यू एक्टिविटी, उसके बाद में आपसे पूछेगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल कैसी होगी, सॉइल का क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। तो एक्टिविटी की वैल्यू, अगर एक्टिविटी की वैल्यू 0 से 0.75 है, 0 से 0.75 है तो क्या होगा, इनएक्टिव। क्या होगा, इनएक्टिव। अगर 0.75 से 1 है, 1.25 है, 0.75 से 1.25 है तो क्या होगा, नॉर्मल सॉइल। क्या होगा, नॉर्मल सॉइल। उसके बाद में अगर ग्रेटर देन 1.25 है
तो क्या होगा, एक्टिव सॉइल। एक्टिव सॉइल कैसी सॉइल होगी, एक्टिव सॉइल होगी। इसके साथ में ये टेबल पूछी जाती है और ये फार्मूला पूछा जाएगा या इसकी डिफिनीशन पूछी जाती है। ठीक है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेबल याद होनी चाहिए, आसान भी याद करना है। इसकी एक ट्रिक है, जो ट्रिक होती है इसको डायरेक्ट लिखना इनएक्टिव। कैसे याद रखना है, इनएक्टिव से आई से इनएक्टिव, एन से नॉर्मल और एक्टिव से एक्टिव, एक्टिव से एक्टिव, एन से इन से इनएक्टिव और एन से नॉर्मल एक्टिव, एन से नॉर्मल एक्टिव। तो ये तीनों है, 0 से 0.75, 0.75 से 1.25, 1.25 से ग्रेटर, तो एक्टिव सॉइल। इसको ऐसे याद रखना है। उसके बाद में पूछा जाता है टफनेस इंडेक्स। क्या पूछा जाता है, टफनेस इंडेक्स। टफनेस इंडेक्स को हम डिनोट करते हैं, टफनेस इंडेक्स को हम डिनोट करते हैं IT। किससे, आई टफनेस इंडेक्स को हम डिनोट करते हैं IT से। I से इंडेक्स, T से टफनेस। और टफनेस को हम कैसे लिखते हैं, यानी यानी टफनेस इंडेक्स इक्वल टू IP अपॉन IF। ये इससे हो गया P, इससे हो गया F, IP अपॉन IF। तो ये हो जाएगा IP अपॉन IF। इसका मतलब हो गया प्लास्टिसिटी इंडेक्स, प्लास्टिसिटी इंडेक्स नीचे क्या हो गया IF, यानी ये हो गया F, यानी फ्लो इंडेक्स। क्या हो जाएगा, फ्लो इंडेक्स हो जाएगा, फ्लो इंडेक्स हो जाएगा। तो इसका ये फार्मूला हो जाएगा। ये भी बहुत बार फार्मूला पूछा जाता है, बहुत बार 4 ऑप्शन में गिवन होंगे, जो लिखा होगा रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन फ्लो इंडेक्स। क्या कहलाता है, टफनेस इंडेक्स, IT, टफनेस इंडेक्स कहलाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका फार्मूला भी पूछा जाता है, इसमें न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। टेबल ये बहुत पूछी जाती है, इसलिए इनको याद करना जरूरी है। उसके बाद में पूछता है कि फ्लो इंडेक्स क्या होता है, फ्लो इंडेक्स पूछता है। तो फ्लो इंडेक्स क्या होता है, तो पूछा जाता है फ्लो इंडेक्स। तो फ्लो इंडेक्स, इसका फार्मूला पूछा जाता है। इसका फार्मूला होता है W1 माइनस W2, W1 माइनस W2 डिवाइड बाई लॉग N1 डिवाइड बाई लॉग N1 डिवाइड बाई N2। ये फार्मूला इसका होता है log N1 डिवाइड बाई N2। ये फार्मूला ज्यादा पूछा नहीं है, बट मतलब ऑप्शन में 4 ऑप्शन में पूछ सकता है। ये फार्मूला 4 ऑप्शन में दिया होगा, जिसमें एक में ये होगा। तो अगर पूछेगा फ्लो इंडेक्स का फार्मूला, तो ये वाला फार्मूला टिक करना है, W1 माइनस W2 डिवाइड बाई लॉग N1 डिवाइड बाई N2। उसके बाद में पूछता है श्रिंकेज रेशियो, श्रिंकेज रेशियो SHRINKAGE, श्रिंकेज रेशियो पूछता है। श्रिंकेज रेशियो क्या होता है, तो श्रिंकेज रेशियो होता है SR इक्वल टू गामा D अपॉन गामा W। इसको हम डिनोट करते हैं SR से इक्वल टू गामा D अपॉन गामा W। क्या होता है, गामा D अपॉन गामा W। इसको हम लिख सकते हैं, गामा D अपॉन गामा W को लिख सकते हैं V2 माइनस V1 अपॉन VD, V2 माइनस V1 अपॉन VD डिवाइड बाई W2 माइनस W1। ये हम लिख सकते हैं इसको V2 माइनस V1 डिवाइड बाई VD W2 माइनस W1। ये फार्मूला भी याद रखना है आपको। ये शॉर्ट नोट्स करवाने हैं, इसका मतलब ज्यादा बता नहीं है, जो कुछ शॉर्ट में जो पूछा जाता है बस शॉर्ट में वही बता रहे हैं। तो श्रिंकेज रेशियो क्या होता है, गामा D ड्राई डेंसिटी अपॉन वाटर डेंसिटी ऑफ वाटर।
गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन VD डिवाइड बाई W2 माइनस W1, ये फार्मूला याद रखना। उसके बाद में आप पूछता है थिक्सोट्रॉपी। थिक्सोट्रॉपी क्या होता है? थिक्सोट्रॉपी THIXO थिक्सोट्रॉपी थिक्सोट्रॉपी। थिक्सोट्रॉपी क्या होता है? इसको हम डिनोट करते हैं ST से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला होता है QU डिवाइड बाई Q डिवाइड बाई QU R। अब इसको लिखा जाता है अनकन्फाइंड, यूसी हो गया अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिवाइड बाई अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ रिमोल्डेड सॉइल। अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ डिवाइड बाई रिमोल्डेड सॉइल डिवाइड बाई अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ रिमोल्डेड सॉइल। इसमें होगा अनकन्फाइंड, इसमें होगा रिमोल्डेड। तो थिक्सोट्रॉपी को अब QU डिवाइड बाई QU R से डिनोट करते हैं। इसका एक फार्मूला होता है। अब इसका मतलब क्या होता है? QU अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ U से अनडिस्टर्ब्ड सॉइल, और QUR का मतलब है अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ रिमोल्डेड सॉइल। R से क्या हो जाएगा? रिमोल्डेड सॉइल। उसके बाद में थिक्सोट्रॉपी को कैसे पूछते हैं? थिक्सोट्रॉपी होता है सॉइल रिगेन दी स्ट्रेंथ। अगर सॉइल को किसी जगह से उठा लिया जाता है, किसी जगह से सॉइल को निकाल लिया जाता है या उसको डिस्टर्ब कर दिया जाता है, यानी जैसे ये सॉइल है, ठीक है, इसको यहाँ से खोद दिया जाए, ठीक है, यहाँ से खुदाई करके निकाल लिया जाए और वहां पे एक पिट बन जाए यानी गड्ढा सा बन जाए। उसके बाद में उसी गड्ढे में वो मिट्टी निकाल करके फिर वापस डाल दी जाए, तो वो क्या हो जाती है? डिस्टर्ब हो जाती है, उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है? लॉस हो जाती है। उसके बाद में कुछ दिनों तक अगर वो ऐसे ही पड़ी रहे तो सॉइल अपनी स्ट्रेंथ फिर वही प्राप्त कर लेती है जो स्टार्टिंग में, मतलब वहां से मिट्टी निकालने से पहले जो उसकी स्ट्रेंथ होती है वही फिर वो रिगेन कर लेता है अपनी स्ट्रेंथ। तो उसको कहते हैं थिक्सोट्रॉफी। ठीक है, तो ये होता है थिक्सोट्रॉफी। उसके बाद में इसको अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का एक फार्मूला होता है जिसको हम Q से डिनोट करते हैं। उसका फार्मूला होता है C से डिनोट करते हैं, C बराबर Q/2। तो C को हम कहते हैं, C को बोलते हैं अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। क्या कहते हैं? अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इस फार्मूले पे एक न्यूमेरिकल छोटा सा पूछा गया था, इसीलिए मैंने इसको बताया है। तो इसको याद रखना है। क्या होता है? Q डिवाइड बाई 2 अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इक्वल टू C बराबर Q डिवाइड बाई 2। उसके बाद में पूछा जाता है ऑन ग्रेडिंग कर्व द गैप ग्रेडिंग इज रिप्रेजेंटेड बाई ग्रेडिंग कर्व the gap grading is represented by horizontal कर्व। किससे हम किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं? हॉरिजॉन्टल कर्व के द्वारा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ऑन ग्रेडिंग कर्व द गैप ग्रेडिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय हॉरिजॉन्टल कर्व।
उसके बाद में पूछा गया है ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ सॉइल। तो सरफेस एरिया इंक्रीजिंग सबको पता होगा कि जो सबसे महीन पार्टिकल होते हैं उनका सरफेस एरिया सबसे ज्यादा होता है, यानी जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं उनका सबसे ज्यादा सरफेस एरिया होता है। उसके बाद सॉइल यानी क्ले, उसके बाद सिल्ट, उसके बाद सैंड, उसके बाद ग्रेवल। तो ये है डिक्रीजिंग एरिया, ठीक है। सबसे ज्यादा कोलाइडल पार्टिकल का, उसके बाद क्ले का, उसके बाद सिल्ट, उसके बाद सैंड। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे पहले ग्रेवल, फिर सैंड, फिर सिल्ट, फिर क्ले, फिर कोलाइड्स। उसके बाद में आता है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। उसके बाद में आता है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। सॉइल का क्लासिफिकेशन हम कितने प्रकार से करते हैं। तो सॉइल के क्लासिफिकेशन में आपको हम बताते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल नंबर 1, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में आता है USCS। USCS इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन, यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। दूसरा होता है AASHTO, आस्थो, AASHTO, आस्थो सॉइल क्लासिफिकेशन, आस्थो सॉइल क्लासिफिकेशन। इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ American Association of State Highway and Transport Officials अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्टेट हाईवे एंड ट्रांसपोर्ट ऑफिशियल्स, ठीक है। उसके बाद में आता है ISSCS। तीसरा होता है ISSCS। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ये सारे फुल फॉर्म क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये फुल फॉर्म पूछे गए और आगे भी पूछे जाएंगे। तो ISSCS इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन, इसका होता है इंडियन स्टैंडर्ड, क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन, इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, SYSTEM, इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। उसके बाद में आता है, ये तो 3 हो गए, इसमें से ये वाला तो हम करते हैं, ये वाला पढ़ते हैं, ठीक है। 2 ऊपर वाले केवल आपको याद रखना है कि इनका फुल फॉर्म क्या होता है। उसके बाद में यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन वाज डन बाय यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन वाज डन बाय यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन वाज डन बाय ये क्वेश्चन पूछा गया है। वाज डन बाय कैसा ग्रांडेड, ए कैसा ग्रांडेड क्या होता है? ए कैसा ग्रांडेड, CASA कैसा
ग्रांडे। क्या होता है? यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन वाज डन बाय, यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन किसके द्वारा किया गया था? कैसा ग्रांडे के द्वारा, ये कैसा ग्रांडे के द्वारा। ठीक है, उसके बाद में पूछा जाता है क्वेश्चन, आस्थो सॉइल क्लासिफिकेशन क्लासिफाइड इनटू ग्रुप ऑफ, आस्थो सॉइल क्लासिफिकेशन ASSHTO, आस्थो सॉइल क्लासिफिकेशन इनटू ग्रुप कितने ग्रुप हैं? क्लासिफाइड कितने ग्रुपों में क्लासिफाइड है? तो ये पूछेगा तो आपको लिखना है 8 ग्रुप्स। कितना? 8 ग्रुप्स। आस्थो सॉइल क्लासिफिकेशन इनटू ग्रुप ऑफ 8, कितने? 8 ग्रुप में डिवाइडेड है। अब इसमें एक फार्मूला होता है जीआई का फार्मूला होता है जो कि इंपॉर्टेंट है। क्या होता है? 0.2a प्लस 0.05 AC प्लस 0.2a प्लस 0.005 AC प्लस 0.01 BD प्लस 0.01 BD, ये फार्मूला होता है जो कि इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट भी पूछा जाता है और वैल्यू भी देके पूछा जाता है, न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। तो जीआई का फार्मूला होता है 0.2a प्लस 0.005 AC प्लस 0.01 BD। जीआई का फार्मूला क्या होता है? 0.2a प्लस 0.005 AC प्लस 0.01 BD। ठीक है, तो ये फार्मूला याद रखना है। उसके बाद में इसको जब न्यूमेरिकल इसका हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे? अगर a की वैल्यू कितनी है? a का फार्मूला परसेंटेज ऑफ फाइनल माइनस 35, परसेंटेज ऑफ फाइनल कितना हो जाएगा? माइनस 35। उसके बाद में क्या दिया भाई? अगर वैल्यू बिटवीन, जो a की वैल्यू है वो बिटवीन कितनी है? 0 से 40 है, तो उसमें हम क्या करेंगे? 35 परसेंटेज ऑफ फाइन से माइनस करेंगे। ठीक है, और अगर निकालनी हो वैल्यू ऑफ b तो परसेंटेज ऑफ फाइन माइनस कितना करेंगे? 15। अगर वैल्यू दी है कितनी? बिटवीन 0 to 40, बिटवीन 0 to 40। अगर b की वैल्यू, a की वैल्यू 0 से 40 के बीच में है तो परसेंटेज ऑफ फाइन में से 35 माइनस करेंगे। अगर b की वैल्यू बिटवीन 0 to 40 है, b की वैल्यू, तो परसेंटेज ऑफ फाइन में माइनस 15 करेंगे। उसके बाद में दिया है अगर c की वैल्यू दी है तो लिक्विड लिमिट माइनस 40। अगर वैल्यू कितनी दी हुई है? बिटवीन 0 to 20, कितनी दी हुई है? 0 to 20। अगर इतनी वैल्यू दी है तो लिक्विड लिमिट में से 40 माइनस करेंगे। उसके बाद में अगर d की वैल्यू दी हुई है IP माइनस 10 करेंगे। कब करेंगे हम? IP प्लास्टिसिटी इंडेक्स माइनस 10 कब करेंगे? जब वैल्यू दी होगी बिटवीन 0 to 20। कितना दिया होगा? बिटवीन 0 to 20 वैल्यू अगर दी होगी। तो ये चारों अगर न्यूमेरिकल पूछता है तो उसमें यूज होंगे, और ये फार्मूला यूज होगा 0.2a प्लस 0.005 AC प्लस 0.01 BD। उसके बाद में अगर a की वैल्यू दी है बिटवीन 0 to 40 तो परसेंटेज ऑफ फाइन में से हम 35 माइनस करेंगे। अगर b की वैल्यू दी है बिटवीन 0 to 40, अगर b की वैल्यू दिया है परसेंटेज ऑफ फाइन माइनस 15 करेंगे जब b की वैल्यू दी है बिटवीन 0 to 40। और c की वैल्यू अगर बिटवीन 0 to 20 है तो हम लिक्विड लिमिट यानी WL माइनस 40 करेंगे। अगर बिटवीन वैल्यू अगर d की बिटवीन 0 to 20 दी हुई है तो हम प्लास्टिसिटी इंडेक्स माइनस 10 करेंगे। ठीक है, उसके बाद बिटवीन मतलब किनके बीच होती है तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू होती है प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो वैल्यू होती है वो बिटवीन होती है, बिटवीन कितनी होती है? 4 to 7। कितनी होती है? बिटवीन 4 to 7 होती है। तो ये भी आपको याद रखना है।
जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू होती है बिटवीन 4 to 7 होती है। कितनी होती है? 4 to 7 होती है। क्ले ऑफ लो प्लास्टिसिटी एंड सिल्ट ऑफ लो प्लास्टिसिटी, तो स्लोप ऑफ ए लाइन कितना होगा? स्लोप ऑफ ए लाइन होगा 0.73। ये वाला क्वेश्चन मैंने जो बोला था वो पूछा गया है कि अगर दिया हुआ है क्ले ऑफ लो प्लास्टिसिटी एंड सिल्ट ऑफ लो प्लास्टिसिटी, तो स्लोप ऑफ ए लाइन क्या पूछता है? स्लोप ऑफ ए लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या होगा? 0.73। तो ये क्या हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। उसके बाद में पूछा जाता है इसका फिगर। अब फिगर कैसे बनता है? इसका फिगर बनता है, ठीक है, नीचे क्या दिया होता है? नीचे दिया होता है, इधर दिया होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स, और नीचे क्या दिया होता है? लिक्विड लिमिट। नीचे क्या दिया होता है? लिक्विड लिमिट। तो ये हो गया लिक्विड लिमिट यानी WL। इधर दिया होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स। प्लास्टिसिटी इंडेक्स यानी IP। इधर दिया होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स और नीचे दिया होता है लिक्विड लिमिट, ठीक है। तो इसमें वैल्यू दी होती है 10 से 100 तक। 10 से 100 तक वैल्यू दी होती है, यानी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। यहाँ पर कितना आता है? 100 आता है, ठीक है। ये हो गया 0। यहाँ से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। अब यहाँ से ये हो गई ए लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है 0 से 60 तक वैल्यू दी हुई है। 0 से 60 तक वैल्यू दी हुई है। यहाँ पे दिया हुआ है 4, यहाँ पे दिया हुआ है 7, उसके बाद में यहाँ पे दिया हुआ है 10। कितना दिया हुआ है? 10, 20, 30, 40, 50, फिर दिया हुआ है 60। ये हो गया 10, ये हो गया 20, ये हो गया 30, 40, 50, 60, ठीक है। अब इसमें वैल्यू लिखी हुई है। कौन कौन सी वैल्यू लिखी हुई है? लो, ये लिखा हुआ है ml, M से डिनोट करते हैं सिल्ट और L से लो प्लास्टिसिटी, ठीक है। उसके बाद में Cl और ml, इसमें क्या लिखा है? Cl और ml, क्या लिखा हुआ है? Cl और ml। उसके बाद में लिखा हुआ है Cl, ml, Ci, Cl, ml और Ci। ये कौन सी लाइन है? ये लाइन है ए लाइन, ये है ए लाइन। उसके बाद में यहां से हो जाएगा ये मीडियम प्लास्टिसिटी 50 तक, यानी बी 10, यानी यहाँ से हो जाएगा ये लाइन जो होगी वो होगी यहाँ से 20 से, ठीक है। ये वाली लाइन यहाँ आ जाएगी, ये आ जाएगी यहाँ तक। फिर यहाँ से हो जाएगा